नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम NTSC स्टेज 2 2018 का बायोलॉजी जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन बेटा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए NTSC स्टेज 2 2018 बायोलॉजी सॉल्यूशन के अंदर। तो भाई क्या करना चाह रहे हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आज हम लोग NTSE बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं, स्टेज 2। ठीक है, तो क्या होगा बेटा इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच कंडीशन द 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल की कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ये होगा, क्या होगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है एक जो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज, और वो 3 कार्बन के पायरुवेट प्लस लैक्टिक एसिड। तो भाई हम सब जानते हैं लैक्टिक एसिड कब बनता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। कब बनता है, जब हम बहुत तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, तभी हो पाता है ये काम। तो है ना, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई इसमें से अब देखो क्या ऑप्शन होगा। अगर हमें इतनी बात पता है तो हमारे लिए तो आंसर बहुत ही आसान हो गया कि मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशन जब होगी तभी ये होगा। बाकी चारों ऑप्शंस क्या है, बाकी चारों ऑप्शंस तो एरोबिक के हैं जो कि यहाँ नहीं होंगे। और ये एनारोबिक लिवर है, ईस्ट सेल्स है, वो भी नहीं होगा, वो तो फर्मेंटेशन है। वहाँ पे इथेनॉल बनती है, क्या बनती है यहाँ पे, इसके अंदर जो बनते हैं वो इथेनॉल प्लस CO2 ऐसा कुछ बनता है, अल्कोहल CO2 टाइप, ये फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग फ्लो ऑफ इम्पल्स। तो ये देखिए 2019 में भी था सेम क्वेश्चन बेटा, जो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं हमारे NTSC प्रीवियस ईयर पेपर प्लेलिस्ट में। तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है इम्पल्स के फ्लो के लिए। तो भाई अभी हमने वहां पर भी यही पढ़ा था कि एक जो एक्सॉन होगा, अगर दो न्यूरॉन्स के बीच की हम बात करेंगे तो एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट आएगा और इसके डेंड्राइट के बाद फिर दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन आएगा। रास्ते में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, है ना, जिसको एसिटाइल कोलिन होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में और एड्रेनलिन होता है सिंपैथेटिक। और अगर आउटर साइड से आया है तो क्या होगा कि जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसका भी एक्सॉन से पहले क्या होगा, डेंड्राइट, ऐसा कुछ होगा। इस डेंड्राइट को कहां से सिग्नल मिलेगा, आउटसाइड, यानी कि सेंसरी स्टिमुलस। ठीक है, तो यहां तक हो गया फर्स्ट न्यूरॉन और ये हो गया सेकंड न्यूरॉन। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये मान लीजिए फर्स्ट न्यूरॉन और ये हो गया मान लीजिए सेकंड न्यूरॉन, इधर वाला ये सेकंड न्यूरॉन है और ये जो पूरा ये क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन है। तो अब देखिए अगर हमने इतनी बात पता है तो बहुत आसान है हमारे लिए कि क्या होगा इसमें से ऑप्शन, डेंड्राइट एक्सॉन डेंड्राइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सॉन सेल बॉडी डेंड्राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सॉन डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन नर्व टर्मिनल। तो अब आप देखो, आपको मालूम ही होगा कि डेंड्राइट की लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। कि अगर डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर को हम किसी न्यूरॉन को अगर हम एनालिसिस करना चाहें और हम कहें कि कुछ ऐसे ऐसे डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर्स हैं और नीचे न्यूरॉन की एक्सटेंशन है, तो हम जानते हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वन न्यूरॉन की हम बात करें तो इसको डेंड्राइट कहते हैं, जो अंदर है उसे सेल बॉडी कहते हैं या सोमा कहते हैं या क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियन, है ना, नीचे एक्सॉन। तो यानी कि सबसे पहले अगर इस सीक्वेंस में हम देखेंगे तो क्या होगा, सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट के जो अंदर होती है सेल बॉडी। जबकि पहला ऑप्शन क्या है कि डेंड्राइट एक्सॉन, ये नंबर 1 पे ले लिया उसने, नंबर 2 पे ये होना चाहिए था, नंबर 3 पे ये होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या लिया, नंबर 1 ले लिया, नंबर 3 ले लिया एक्सॉन, फिर नंबर 2 पे सेल बॉडी। तो ये सीक्वेंस तो नहीं होगा, ये तो गलत बात है। एक्सॉन से शुरू, जी नहीं, कभी नहीं होगा यहाँ से शुरू। उसके बाद उसने ले लिया एक्सॉन डेंड्राइट सेल बॉडी, ये नंबर 3 से शुरू नहीं होगा, सीक्वेंस नंबर 1 से ही शुरू होगा, यानी कि या नंबर 2 से हो सकता है। क्यों कि एक्सॉन के जो टर्मिनल एंडिंग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक टर्मिनल्स, साइनेप्टिक या नर्व टर्मिनल्स, नंबर 4, जहां से जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था नर्व न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है,
है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है, 2, 3, 4 का सीक्वेंस कहाँ सेट बैठ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व टर्मिनल्स। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बेटा यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। इन हाइपरटेंसिव पेशेंट द सिस्टोलिक प्रेशर, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिनमें सिस्टोलिक प्रेशर 150 मिलीग्राम तक बढ़ गया, तो कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन इसको रेगुलेट करता है। तो देखिए सेरिब्रम नहीं, जो इनवॉलेंटरी इस तरीके के एक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है बेटा मेडुला। कौन रेगुलेट करता है, मेडुला। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन होता है। हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है नॉर्मली, हाइपोथैलेमस नॉर्मली रेगुलेट करता है हंगर को, कोमा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना। सेरिब्रम जो होता है वो थिंकिंग पोर्शन के तौर पे ज्यादा काम करता है, और सेरिबेलम जो होता है वो हमारी मसल कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें ज्यादा रोल प्ले करता है। तो सेरिबेलम जो होता है उसका हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि मेन उसका फंक्शन क्या है। तो सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या है बेटा, मसल जो एक्टिविटीज होती हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी, कि स्टार्ट हो जाए एक बार हम चलना, जैसे हाथ पैर आगे पीछे करना, तो वो उसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये रेगुलेशन कौन चेक करता है हमारी बॉडी में, ये रेगुलेशन चेक करने के हमारे पास होता है बेटा मेडुला। क्या होता है, मेडुला, और सॉरी सेरिबेलम। और जो मेडुला है वो अभी हमने देखा है कि उसका एसेंशियल रोल जो होता है वो सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में होता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1। एडवर्ड जेनर ने कंट्रीब्यूशन दिया था स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन में, कैसे, तो हम सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने बताया था कि अगर किसी पर्सन में काउपॉक्स का इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है बेटा, किसी पर्सन में काउपॉक्स का इन्फेक्शन है, तो वो पर्सन को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स। क्यों, क्योंकि इन दैट पर्सन एंटीबॉडीज डेवलप, एंटीबॉडीज क्या हो जाती हैं, डेवलप कर जाती है वया मेमोरी सेल्स, है ना। और यही सेम प्रिंसिपल है किसका, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, जो आजकल हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है किसी भी चीज की, वो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। उसके अलावा क्या है, इस डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर, जी नहीं, गलत। इस प्रपोजिशन दैट स्मॉल पॉक्स हैड पॉसिबली स्प्रेड थ्रू आउट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ऐसा कुछ नहीं था। इस फाइंडिंग की रबिंग ऑफ स्किन क्रस्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स विक्टिम ऑन आर्म ऑफ हेल्दी पर्सन, जी नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक बेटा, तो देखो ये आंसर हो गया इसका, है ना। 5वां, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे, यानी कि ये क्वेश्चन कहां से है, तो भाई ये क्वेश्चन है हमारा एवोल्यूशन टॉपिक से, उसका आपको सीक्वेंस बताना है। तो भाई हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा पानी है और वही सबसे इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले तो 2 आएगा, तो ये फर्स्ट और थर्ड तो यही कैंसिल हो जाएंगे। वाटर जब आया तो उसके बाद कहा जाता है कि पहले अमीनो एसिड्स बने, यानी कि ये वाला, यानी पहले आएगा 2, ग्रीन से कर लेते हैं इसको, पहले आएगा 2 फिर आएगा 1, और फिर ये अमीनो एसिड्स ने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर वो सेल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुए, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो कौन सा आंसर है, 4। कौन सी थ्योरी है ये जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। तो ये हमारे पास थ्योरी है, ये भी हमारे को क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है ऑन अर्थ, ठीक है। जिसको हम बिग बैंग के तौर पे लें या जो ओपन हेल्डन थ्योरी है उसके तौर पर लें, केमिकल थ्योरी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, आपको ये स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़नी है, जो भी आपको आगे अब स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और इनके आंसर आपको बताने हैं। कि एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा प्रोसीड करता है फ्रॉम ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉफिक सिस्टम में सबसे नीचे कौन होता है, ऑटोट्रॉफ्स, ट्रॉफिक लेवल 1, तो ये तो बात स्टेटमेंट ठीक है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एनर्जी अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉफिक लेवल, जी नहीं, ये बात है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि
अगर इससे आप प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर भी जाते हो तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ लिनमेंस के हिसाब से ओनली 10% ऑफ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर, है ना। कि अगर इसके पास मान लीजिए 100 जूल्स थे तो इसके पास कितने रह जाएंगे, सिर्फ 10 जूल रहेंगे, और ऊपर जाएंगे तो 0.1, तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा होने का चांस तो होता ही नहीं है। और अगर इसके बाद सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास होगा 1 जूल, और टर्शरी जो ये बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, अगर टर्शरी कंज्यूमर पे जाएंगे तो वो होगा 0.1। तो भाई मैक्सिमम तो नहीं है, मैक्सिमम तो ऑटोट्रॉफ के पास ही थी, तो ये गलत है। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू अदर, बिल्कुल देखिए यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट्स ठीक है। कौन सा ऑप्शन है इसका मतलब, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इन हाईली पेस्टिसाइड पॉल्यूटेड पाउंड, कि एक बहुत ऐसा पाउंड है जिसमें बहुत पेस्टिसाइड्स हैं, विच द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। तो भाई ये कौन सा फंडा है, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा उसने पूछा बायोमैग्निफिकेशन का। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन का मतलब, अगर हम ऊपर वाले से ही सोच लें तो जो ऊपर अभी हमने ड्रॉ किया है कि सबसे नीचे वाले में अगर कोई कंपाउंड, कैसे सोचे, चलो इसको यहाँ पे बना भी लेते हैं, बल्कि कि मान लीजिए यही 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर अपने पास, जैसे यहाँ पे दिए गए, तो जू प्लैंक्टन्स हैं, मान लीजिए इससे ऊपर स्पायरोगायरा है, ठीक है, इससे ऊपर कौन है, फिशेज हैं, और इससे नीचे मान लेते हैं लोटस है। तो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जू प्लैंक्टन्स एक बार में बहुत सारी पत्तियां खा सकते हैं। स्पायरोगैरा मैनी जू प्लैंक्टन्स को कंज्यूम करेगा, मैनी जू प्लैंक्टन्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो अगर एक जू प्लैंक्टन के अंदर, एक प्लैंक्टन के अंदर 0.1 था, मान लीजिए 0.1 मोल्स थे कंसंट्रेशन किसकी, डीडीटी या किसी पेस्टिसाइड की, तो इसने तो क्या किया, बहुत सारे खाए, मान लीजिए 100 खाए, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें तो 10 मोल्स हो जाएंगे ऑफ डीडीटी। इस तरीके से फिशेस बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, स्पायरोगैरा को तो मैनी स्पायरोगैरा कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अब एक स्पायरोगैरा में 10 है तो ऊपर 10 को खा ले तो 100 आ जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा सबसे टॉप लेवल वाले पर होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड जो होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में किस में होगा, सबसे टॉपर पे। सबसे टॉपर कौन है इसमें से, फिशेस। और फार्मर मेड एन ऑब्जर्वेशन, एक फार्मर है, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन मेड की, या उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन अपने यहाँ पर देखी। क्या ऑब्जर्वेशन देखी, कि पैडी प्लांट्स जो हैं वो विल्ट करते हैं ड्यूरिंग नून, कि नून के दोपहर के समय में जो पत्तियां हैं वो रेजिडिटी लूज कर देते हैं। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको शब्द दिया गया विल्ट, विल्ट का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ रेजिडिटी, कि पत्ते जो हैं लूज हो जाते हैं, रेजिडिटी लॉस कर देते हैं ड्यूरिंग नून, दोपहर में, बट अगले दिन सब कुछ उसको नॉर्मल लगता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जो नून है लूज कब होगा, जब अंदर की चीज़ कम हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो हो वो कम हो जाए, किससे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से, या बेसिकली वाटर लॉस से। तो अगर आपके पास पानी ज़्यादा लॉस हो रहा हो और पानी गेन कम कर रहे हैं हम, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ होगी उसमें क्या होगा, विल्टिंग या रेजिडिटी लॉस हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर, गलत बात। चेंजेस इन रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट एसोसिएटेड, गलत बात। रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिलेटेड टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गलत बात। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करना है और बताना है क्या हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हो ये रहा है कि डे 1 पर रूट भी सीधी है और प्लांट भी सीधा है, ये इसकी रूट है मान लीजिए, और ये इसकी लीव्स हैं। लेकिन डे 5 पर अगर हम ध्यान देंगे तो रूट्स नीचे की तरफ आ चुके हैं, यानी कि डाउनवर्ड्स, जिसको हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। और रूट का जियोट्रोपिज्म जाना इस तरीके से पॉजिटिव होता है। शूट जो है वो यहाँ से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, पत्तियाँ ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है ना, यानी कि जो शूट्स हैं वो अपवर्ड जा रही हैं। और रूट का डाउनवर्ड जाना और शूट का अपर जाना दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो जियोट्रोपिज्म होता है, ये क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ। और वो किसकी तरफ है, जमीन की तरफ, तो जियोट्रोपिज्म। तो देखिए क्या आंसर सही होगा।
कॉम्बिनेशन। तो दोनों में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ये इसका एक बेटर आंसर होता। तो इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, सोचना ही नहीं था। और तो रॉ बनाना बिटर टेस्ट का होता है जबकि राइप बनाना में स्वीट टेस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई स्वीट जो टेस्ट होता है वो ग्लूकोज का होता है या शुगर का होता है, और स्टार्च उसका पॉलीमेरिक फॉर्म है, जैसा हम 2019 के पेपर में ही पढ़ चुके हैं। तो भाई जो बिटर टेस्ट है वो किसका है? स्टार्च का। क्यों? क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड है। यानी कि पॉलीसेक्राइड होने से क्या मतलब है? नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड। तो इजिली हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है तो इसका हमें टेस्ट नहीं आ रहा। जबकि राइप बनाना में क्या होता है? ये जो राइप बनाना है इसमें शुगर होता है जो कि इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या आता है? टेस्ट आता है। तो इसमें भाई क्या आंसर लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे स्टार्च टू स्वीट शुगर कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जिसमें कि बड बन रहा है शुरू में और एंड उसका कहां पे हो रहा है? फ्रूट बनने में। ठीक है, कि शुरू में बड बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडिंग इन फ्रूट। अब आपको इवेंट्स दिए गए हैं और आपको सीक्वेंस बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस क्या होते हैं? सिंपल बात है, अपने को बिल्कुल कॉमन सोचना था इस क्वेश्चन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस क्या हैं। तो क्या होते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें होता है गैमेट फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, और होता है गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा इवेंट होता है हमेशा फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें कि क्या बनते हैं? जाइगोट एंड एम्ब्रियो। तो भाई अब देखो क्या होगा इसमें आंसर। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोला था मैंने अभी बेटे? गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए आसान है कि सबसे पहले तो देखो गैमेट फॉर्मेशन ही होना चाहिए था, फर्टिलाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए थी। तो भाई ये तो जो आपके ऑप्शंस हैं क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन वाला और एम्ब्रियो वाला, ये तो कट गया, ये तो 2 और 3 पे हैं। अब बच गया गैमेट्स। अब गैमेट्स में एक ऑप्शन में गैमेट के बाद जाइगोट बना दिया, एक में फर्टिलाइजेशन, तो बिना फर्टिलाइजेशन के तो जाइगोट नहीं बन सकता। ऑप्शन 2 पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड, फर्टिलाइजेशन फिर जाइगोट फिर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? सेकेंड। एक पी प्लांट है जिसके अंदर क्वेश्चन 12 में एक पी प्लांट है, राउंड और येलो फीचर है सीड्स के, वो डोमिनेट करते हैं रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर। ठीक है, इन क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग द सेम जीनोटाइप्स द फॉलोइंग जीनोटाइप कॉम्बिनेशन आर नोटिस्ड। कि भाई इनके बीच में जब आपने क्रॉस करा तो क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया आर आर वाई वाई आर। इसके अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो पहले F1 में तो आपने ये बना लिया। कैसे? देखो कि भाई अगर ये है तो क्या पॉसिबिलिटी होंगी? आर कैपिटल वाई से रिएक्ट कर सकता है, स्मॉल वाई से रिएक्ट कर सकता है। तो जब इसको आपने सेल्फ क्रॉस कराया इसको, तो यानी 2 रख देते हैं इसका, वाई स्मॉल वाई। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई आपके पास? तो उसने कहा कि द फॉलोइंग जीनोटाइप कॉम्बिनेशन जो हैं वो नोटिस हुए। रिजल्ट जो आया वो ये आया। द फिनोटाइप फीचर्स are given below in an order in 4 combinations. Select the correct combination of character that correspond to genotype. तो भाई जो ये रिजल्ट आया आपका, आपको सिर्फ ये बताना है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। ठीक बात है। राउंड और येलो जिसमें डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर? रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर। यानी कि जहां कर में ये वाली हेटेरोजाइगस कंडीशंस होंगी, जैसे ये होगी मान लो, तो यहां पर क्या आएगा? राउंड रिंकल के ऊपर, और येलो किसके ऊपर डोमिनेट करता है? ग्रीन के ऊपर। तो वाई और स्मॉल वाई में क्या आएगा? येलो। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगी मेंडल वाली। ठीक है, तो क्या होगा? देखो आर आर वाई स्मॉल वाई, तो आर में कैपिटल आर यानी कि राउंड, और वाई वाई में येलो। तो पहला क्या होगा? राउंड एंड येलो। तो पहला राउंड एंड येलो होगा तो बाकी 2 3 4 तो यहीं कट जाते हैं ऑप्शन के तौर पे। हमारे आंसर हम यहीं पे मार्क कर पाते हैं आराम से कि भाई सबसे पहले तो हो गया राउंड एंड येलो। दूसरा देखिए आर आर राउंड, स्मॉल वाई है तो राउंड एंड ग्रीन। ठीक है,
तीसरा देखिए स्मॉलर यानी कि रिंकल्ड, वाई स्मॉल वाई येलो, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथे में दोनों छोटे छोटे हैं तो रिंकल्ड और ग्रीन। तो बिल्कुल सही बात, पहला आंसर जो है इसका सही है। 13 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते भी हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम की हमारे पास एक चीज़ होती है। तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे बड़े से लेकर छोटे तक आपको जाना है। तो भाई देखिए, अगर सबसे बड़ा डीएनए कर दूं मैं और सबसे छोटा न्यूक्लियस, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पहले आना चाहिए था अगर डिसेंडिंग में जाना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, टिश्यू, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये कहीं ना कहीं सीख लग रहा है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। तो ये आंसर तो ठीक लग रहा है। अगला, न्यूक्लियस के अंदर सेल, जी नहीं, सेल बड़ा होगा न्यूक्लियस से साइज में, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता, यहीं पे क्रॉस हो जाता। टिश्यू के अंदर सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस, जी नहीं, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में, तो ये भी क्रॉस। तो क्या बच गया, आंसर नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, गैशियस बाय प्रोडक्ट जो है आपको बताने हैं ऑफ ए प्रोसेस इन प्लांट्स इज एसेंशियल फॉर अनदर वाइटल प्रोसेस, कि एक रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी केमिकल रिएक्शन हमारे को बतानी है। तो भाई हम कैसे बताएंगे, देखो ऐसी केमिकल रिएक्शन अगर हमसे कोई पूछ लेगा तो, कि जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो फोटोसिंथेसिस से क्या आता है, ये रहा, फोटोसिंथेसिस से क्या आता है, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी होता है, फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट्स के लिए ब्रेक डाउन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स टू गेन एनर्जी, कि एनर्जी गेन करने के लिए सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक करना ही क्या कहलाता है, हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। तो भाई मेरे ख्याल से आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं थे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन, है ना। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो मैं फिर भी बता सकता हूँ आपको। देखो कि 6CO2 प्लस 12H2O क्या फॉर्म करता है, C6H12O6 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन आपने यहाँ से रिलीज करी है, ये तो हो गया कौन सी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। अब ये जो आपने ऑक्सीजन रिलीज करी है, ये किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की रेस्पिरेशन में ये कैसे हेल्प करती है, सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, जैसे ग्लूकोज ही बना C6H12O6, इसके साथ जब 6O2 रिएक्ट करता है तो 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है, जो मैंने आपको भी बताया भी था कि डबल बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं टू रिलीज एनर्जी, यानी कि जो इसका ऑक्सीजन था वो हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला आंसर क्यों। तो बेटा अगर ये समझ में आ गया है तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। और बाकी वीडियोस भी आप एनटीएससी या केवीपीआई के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, एनटीएससी और केवीपीआई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।